नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मुगल साम्राज्य के 300 साल के इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जो वाकई में बेहद दिलचस्प हैं। देखिए, जब भी मुगलों की बात होती है ना, तो हमारे दिमाग में सीधा बड़ी बड़ी इमारतें, किले या फिर युद्ध के मैदान आते हैं। लेकिन आज हम अपने सफर की शुरुआत किसी युद्ध से नहीं, बल्कि एक बिल्कुल अलग और हैरान कर देने वाली लोकल लोक कथा से करेंगे। यकीन मानिए, ये कहानी आपको उस दौर के प्रशासन की एक बहुत ही शानदार झलक देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एक मामूली से खेत के झगड़े का मुगल इतिहास से भला क्या लेना देना। तो सुनिए, अकबर और बीरबल की एक बहुत ही मशहूर कहानी है जहां भोलू और झोलू नाम के दो भाई एक खेत के बंटवारे को लेकर आपस में भिड़ गए थे। देखने में तो ये बच्चों को सुनाई जाने वाली कोई आम सी कहानी लगती है, लेकिन असल में ये मुगल प्रशासन की न्याय प्रणाली को समझने का एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है। तो हुआ कुछ यूं कि बीरबल ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक बड़ा ही स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने दोनों भाइयों के बीच धान यानी चावल उगाने का एक कंपटीशन रख दिया। अब जो झोलू था वो ठहरा नंबर 1 का आलसी। उसने मेहनत करने के बजाय रात के अंधेरे में खेत में गायें छोड़ दी ताकि भोलू की फसल बर्बाद हो जाए। लेकिन फिर भी भोलू की दिन रात की कड़ी मेहनत रंग लाई और वो जमीन उसे ही मिली। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बीरबल का यह फैसला सिर्फ दो भाइयों का झगड़ा नहीं सुलझा रहा था, बल्कि वो राज्य के लिए अच्छे चावल की सप्लाई को भी सिक्योर कर रहे थे। ये चीज हमें दिखाती है कि मुगल दरबार में खेती-बाड़ी और एकदम फेयर डिसीजन लेने पर कितना ज्यादा और कितना बारीक फोकस होता था। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है? हम बात करेंगे दरबार की कहानियों पर, साम्राज्य की नींव पर, मुगल रानियों के अनसुने पावर पर, उनकी शानदार वास्तुकला पर और आखिर में उनके पतन और विरासत पर। चलिए, बिना देरी किए बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, साम्राज्य की नींव और उसका विस्तार। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये पूरी कहानी शुरू होती है साल 1526 में, जब बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में जीत हासिल कर इस साम्राज्य की नींव रखी। फिर 1556 में अकबर ने कमान संभाली और साम्राज्य को बहुत बड़े पैमाने पर फैलाया। आगे चलकर 1628 के आसपास शाहजहां का दौर आया, जिसे हम कला और संस्कृति का एकदम गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। और फाइनली 1658 में औरंगजेब के गद्दी पर बैठने के बाद यह साम्राज्य अपने सबसे बड़े भौगोलिक आकार तक पहुंच गया। अब इतना बड़ा साम्राज्य कोई रातों रात तो खड़ा नहीं हो जाता, है ना? इसके पीछे अलग अलग दौर की अलग अलग रणनीतियां थी। बाबर ने तो बस एक बड़ी मिलिट्री जीत से शुरुआत की थी, लेकिन अकबर ने इसे स्टेबल करने के लिए दीन इलाही जैसे विचारों के जरिए धार्मिक सहिष्णुता को प्रमोट किया और राजपूतों के साथ रणनीतिक रिश्ते बनाए। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब ने थोड़ी अलग और कट्टर नीतियां अपनाई और मिलिट्री के दम पर साउथ की तरफ साम्राज्य का मैक्सिमम विस्तार किया। यही वो नीतियां थी जो उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बनी और बाद में एक बड़ी चुनौती भी। अब आते हैं आज के इस सफर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मुगल रानियां और उनका चौंकाने वाला योगदान। अगर आपको लगता है कि शाही महिलाएं सिर्फ महलों के अंदर तक ही सीमित थीं, तो ये लिस्ट आपको हैरान कर देगी। वो कोई मूक दर्शक नहीं थीं। हमीदा बानो ने हुमायूं का मकबरा बनवाया। मरियम उज़ ज़मानी तो लाल सागर में अपना खुद का जहाजी बेड़ा ऑपरेट करती थीं। नूरजहां का रुतबा इतना था कि उनके नाम के सिक्के ढाले गए। शाहजहां की बेटी जहारा ने दिल्ली के उस आइकॉनिक चांदनी चौक को डिजाइन किया था और ज़ेब उन निसा अपने समय की एक बहुत ही कमाल की सूफी विदुषी और कवयित्री थीं। उस दौर के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सत्ता के टॉप पर बैठी इन महिलाओं के पास अपनी खुद की विशाल जागीरें थीं। उनके अंडर में कर्मचारियों की पूरी फौज काम करती थी और वो जमीन के लगान और समुद्री व्यापार से अपनी खुद की स्वतंत्र कमाई करती थीं। जरा सोचिए, उस दौर में महिलाओं की इस लेवल की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये एक ऐसा फैक्ट है जिस पर आम इतिहास की किताबों में अक्सर बहुत कम बात होती है। महारानी नूरजहां इसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। जहांगीर के शासनकाल में उनकी राजनीतिक पावर इतनी ज्यादा थी कि साम्राज्य में एक तरह की दोहरी सत्ता यानी ड्यूअल अथॉरिटी चल रही थी। वो बाकायदा शाही आदेश जारी करती थीं, जिन्हें फरमान कहा जाता था, और कूटनीतिक मामलों में सीधा दखल देती थीं। ये साफ दिखाता है कि मुगल गवर्नेंस में महिलाओं का रोल सिर्फ नाम का नहीं था, बल्कि वो सिस्टम का एक बेहद क्रूशल हिस्सा थीं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर, शानदार वास्तुकला और मुगल काल का वो सबसे बड़ा अजूबा, ताजमहल। 20,000, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है दोस्तों। शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाए गए इस मॉन्यूमेंट को तैयार करने के लिए 20,000 मजदूरों और कारीगरों ने काम किया था।
और ये काम 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरे 20 साल से भी ज़्यादा समय तक चला। और अगर वो नंबर आपको बड़ा लगा तो जरा इसे सुनिए, 1000। पूरे भारत और सेंट्रल एशिया से मार्बल और बाकी भारी सामान को कंस्ट्रक्शन साइट तक लाने के लिए 1000 हाथियों की एक पूरी फौज लगाई गई थी। उस जमाने के हिसाब से लॉजिस्टिक्स का ये स्केल लिटरली दिमाग घुमा देने वाला है। और सजावट की बात करें तो ये सिर्फ एक सफ़ेद संगमरमर की इमारत नहीं है। इसके डिज़ाइन में मकराना के वाइट मार्बल के अंदर 28 अलग-अलग तरह के बेशकीमती पत्थरों को जड़ा गया था। तिब्बत का फिरोज़ा, अरब का लैपिस लाजुली, पंजाब का जैस्पर, ये सब फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी आर्किटेक्चर का एक ऐसा खूबसूरत मिक्स है जो सदियों बाद भी बिल्कुल अनमैच्ड है। लेकिन कहते हैं ना, हर उठने वाली चीज को एक दिन नीचे आना ही होता है। चलिए बात करते हैं साम्राज्य के पतन और उसकी विरासत की। इन दो स्थितियों का कॉन्ट्रास्ट देखिए, ये एकदम डरावना है। एक तरफ औरंगजेब के टाइम का वो पीक जहां बेहिसाब दौलत थी और पूरा उपमहाद्वीप उनके कंट्रोल में था, और दूसरी तरफ 1857 में साम्राज्य का अंत, जहां कमजोर वारिसों और बाहरी हमलों ने उन्हें इतना तोड़ दिया कि आखिरी शासक बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पूरी तरह से पावरलेस करके बर्मा निर्वासित कर दिया। पॉलिटिकली ये साम्राज्य भले ही पूरी तरह से ढह गया हो, लेकिन इसका कल्चरल फुटप्रिंट आज भी हमारे बीच जिंदा है। आज हम जो उर्दू ज़बान बोलते हैं, जो कि लोकल बोलियों फारसी, अरबी और तुर्की का एक बेहतरीन ब्लेंड है, वो उसी दौर की देन है। इसके अलावा हमारे शहरों में मौजूद वो शानदार स्मारक और मुगल खानपान का वो ज़बरदस्त जायका, ये सब साबित करते हैं कि राजनीतिक पतन के बावजूद उनकी संस्कृति हमारे समाज में बहुत गहराई तक रची बसी है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। आज की हमारी मॉडर्न साउथ एशियन संस्कृति का कितना बड़ा हिस्सा आज भी इस बीते हुए साम्राज्य की परछाई में जी रहा है? जब राजा चले जाते हैं और सत्ता पलट जाती है, तो क्या उनकी विरासत वाकई में कभी पूरी तरह से मिट पाती है? सोचिएगा ज़रूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।